नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में इनिशिएशन ऑफ द इन्फ्लामेशन देखे थे, जो हमारा इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर का सेकंड वीडियो था। तो आज इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर का ये थर्ड पार्ट है, यानी थर्ड वीडियो है। तो आज हम इसमें देखेंगे एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जैसा कि हम पिछले वीडियो में एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, एक इन्फ्लामेशन का टाइप पढ़े थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, तो देखिए इसमें होता क्या है। एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है दोस्तों वेस्कुलर इवेंट, और दूसरा है सेलुलर इवेंट। तो पहले हम वेस्कुलर इवेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम सेलुलर इवेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेस्कुलर इवेंट को। वेस्कुलर इवेंट यानी कि जहाँ पे जिस साइड पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आखिर ये क्या हो रहा है, यानी कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है, पहले वेसल्स में देखेंगे, उसके बाद हम सेलुलर लेवल पे देखेंगे। ठीक है। तो वेस्कुलर इवेंट जो होता है, जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होता है, ये अर्लीस्ट रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद वहाँ पे सेलुलर इवेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्लीस्ट फीचर ऑफ द earliest feature earliest feature of inflammatory response। ठीक है। यानी कि ये अर्लीस्ट फीचर होता है वेस्कुलर इवेंट। सबसे पहले जहाँ पे भी टिश्यू इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे वेस्कुलर इवेंट होगा, उसके बाद सेलुलर इवेंट देखने के लिए हमको मिलता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जो कि इसमें सबसे पहला है दोस्तों, वो है वासो कंस्ट्रिक्शन। वासो कंस्ट्रिक्शन यानी कि एट द वासो कंस्ट्रिक्शन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, एट द साइट ऑफ द सेलुलर इंजरी। सबसे पहला जो इवेंट होता है वो होता है वासो कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है। और दूसरा इवेंट होता है वासो डायलेशन। वासो डायलेशन तो वासो डायलेशन और वासो कंस्ट्रिक्शन ये फर्स्ट इवेंट है, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट यानी कि ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, और इसका कोई ज़्यादा हमारे बॉडी में, हमारे इन्फ्लामेटरी साइट पर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको इनसिग्निफिकेंट यहाँ पे बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये 3 to 5 सेकंड के लिए होता है। 3 to 5 सेकंड यानी कि बहुत ही मिनिमम टाइम में, यानी कि कम से कम समय के लिए यहाँ पे वासो कंस्ट्रिक्शन होता है। इसलिए हम वासो कंस्ट्रिक्शन पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे वासो डायलेशन पे। यानी कि जो भी इन्फ्लामेशन का मेन इवेंट है, जो भी मेन यहाँ पे वेस्कुलर इवेंट है इन्फ्लामेशन का, वो सारा का सारा वासो डायलेशन पर ही डिपेंडेंट है। इसलिए हम इस पर वासो डायलेशन पे क्या स्टार लगा है। ठीक है। तो वासो डायलेशन में होता क्या है कि नॉर्मली ये मान लीजिए कि ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, और इसमें हो गया वासोडाइलेशन। ये हो गया वासोडाइलेशन। तो वासोडाइलेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मली ब्लड फ्लो जो भी था, जो भी ब्लड का अमाउंट था, यहाँ पे ब्लड का अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ब्लड का अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा। यहाँ पे ड्यू टू वासोडाइलेशन देयर इज ए स्वेलिंग। और क्या होगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो भी क्या हो गया, ब्लड यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे रेडनेस हो गया। ठीक है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द आरबीसी एट द साइट ऑफ द वासो डायलेशन। उसके बाद जो यहाँ पे थर्ड इवेंट है, जो कि वासो डायलेशन की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेज। हाइड्रो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेज। यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है दोस्तों, वो इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये ब्लड फ्लो जो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, वासोडाइलेशन होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो थर्ड इवेंट है
वास्कुलर इवेंट का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाना। और यहाँ पे फोर्थ इवेंट की हम बात करते हैं, तो फोर्थ इवेंट है दोस्तों स्लो या स्टैसिस, स्लो या फिर स्टैसिस ब्लड फ्लो। यानी कि जो ब्लड फ्लो है उसका स्पीड जो है वो स्लो हो जाता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले इतना पतला पाइप में पानी जा रहा था या इतना ही पतला ब्लड वेसल्स था, इसमें ब्लड पास हो रहा था। अब क्या हो गया यहाँ पे वासोडाइलेशन, तो वासोडाइलेशन की वजह से यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स का जो यहाँ पे ओपनिंग है वो इंक्रीज हो गया। ये देखिए ये ओपनिंग इतना बड़ा हो गया, पहले ओपनिंग कितना छोटा था, ये पहले का ओपनिंग है। तो यहाँ पे वासोडाइलेशन की वजह से, वासोडाइलेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स का जो ओपनिंग है वो इंक्रीज हो गया, तो इसलिए यहाँ पे स्लो या फिर स्टेसिस ब्लड फ्लो, यानी कि जो ब्लड फ्लो का स्पीड है वो कम हो जाता है। ठीक है। और पांचवा इवेंट की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये है ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन। क्या है? ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन। ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन इसका मतलब क्या होता है? देखिए यानी कि अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्लड एक जगह इकट्ठा होने लगा, एक्यूमुलेट होने लगा, इसका ब्लड का स्पीड जो है स्लो हो गया, पहले इतना ब्लड फ्लो नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वासोडाइलेशन हो गया है। तो जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करता है, एंडोथीलियम की तरफ मूव करता है। ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन का मतलब क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, वो साइट ऑफ एंडोथीलियम या फिर स्टिक टू एंडोथीलियम, वो एंडोथीलियम से जाकर चिपक जाता है और उसके बाद वो एंडोथीलियम के जो गैप है उससे वो लीक आउट होता है, लीक आउट होके और कहाँ चला जाएगा, इन्फ्लामेटरी साइट पर, इन्फ्लामेटरी साइट पर वो चला जाता है। ठीक है, लीक होके डब्ल्यूबीसी एंडोथीलियम जो ब्लड लाइनिंग होता है, ब्लड वेसल्स का जो लाइनिंग होता है वहां पे स्टिक करके वो लीक आउट हो जाएगा वहां से और इन्फ्लामेटरी साइट पर चला जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है वो एंडोथीलियम पर चिपक के या फिर स्टिक होके कैसे ब्लड वेसल से बाहर की तरफ निकलता है। तो इसके लिए कुछ 3-4 प्रोसेस है जिसको हम ABCD लिख के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू डब्ल्यूबीसी जो है वो एंडोथीलियम के गैप से बाहर निकलता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे हम ए लिखेंगे और ए में लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथीलियल सेल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। यानी कि जो एंडोथीलियल सेल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो वहां पे बीच में स्पेस या फिर गैप क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद वो वहां पे जो डब्ल्यूबीसी है वो ब्लड वेसल से लीक आउट होके बाहर निकल जाता है। तो देखिए ये हो गया ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स, और इसमें जो लाइनिंग है किसका, एंडोथीलियम का, ये एंडोथीलियम का लाइनिंग है, एंडोथीलियम का लाइनिंग है। अब क्या हो गया कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, किसमें, कॉन्ट्रैक्शन इन एंडोथीलियल सेल्स में। एंडोथीलियल सेल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कैसा हो जाएगा एंडोथीलियल सेल्स, ये एंडोथीलियल सेल्स ऐसा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होके इसका जो साइज है दोस्तों वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट हो गया तो इस स्पेस से जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या कर सकता है, लीक आउट, यानी कि लीक आउट होके कहाँ चला जाएगा, एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन के साइट पर यहाँ से वो लीक आउट होकर डब्ल्यूबीसी निकल जाता है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। अच्छा, दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पे हम नंबर बी देते हैं। दूसरा में क्या होता है कि माइल्ड एंडोथीलियल डैमेज, माइल्ड एंडोथीलियल डैमेज, यानी कि जो एंडोथीलियल सेल्स है ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में, एंडोथीलियल सेल्स है उसमें माइल्ड डैमेज हो जाए। तो माइल्ड डैमेज होने के बाद कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 हो गया, या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा इसको बोलते हैं। तो ये दोनों केमिकल मीडिएटर्स जो हैं ये क्या हैं, केमिकल मीडिएटर्स,
तो ये केमिकल मीडिएटर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंडोथीलियल में डैमेज करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोथीलियल डैमेज, ये एंडोथीलियल को डैमेज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंडोथीलियल को डैमेज करके गैप क्रिएट करते हैं, गैप क्रिएट बिटवीन एंडोथीलियल सेल्स के बीच में गैप क्रिएट करेंगे और यहां से क्या होगा, लीक आउट WBC, और यहां से WBC जो वहां से उस साइड से लीक आउट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड प्रोसेस क्या है, जिसके वजह से यहाँ पे WBC ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा। तो इसको हम C नंबर दिए हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंजुरी टू द एंडोथीलियल सेल्स, डायरेक्ट इंजुरी टू एंडोथीलियल सेल्स, यानी कि जो एंडोथीलियल सेल्स है उसमें डायरेक्ट इंजुरी हो जाए। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स में ये एंडोथीलियल सेल्स है, ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स। तो इस एंडोथीलियल सेल्स में ये एंडोथीलियल सेल्स है और इस एंडोथीलियल सेल्स में यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्ट कोई इंजुरी हो गया, ठीक है, या ट्रॉमा हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक गैप क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस गैप से लीक आउट हो जाएगा, WBC जो है लीक आउट हो जाएगा और यहाँ से वो इन्फेक्शन के साइड पर या फिर इन्फ्लामेशन के साइड पर चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी डैमेज हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी लीक आउट कर सकता है, यहाँ से भी लीक आउट WBC, यानी कि WBC कहीं से भी लीक आउट कर सकता है जहाँ पे डायरेक्ट इंजुरी हो जाए एंडोथीलियल सेल्स में। तो ये थर्ड प्रोसेस था जिसके थ्रू यहाँ पे WBC जो है वो ब्लड वेसल से कैसे बाहर निकल रहा है। और अब हम एक लास्ट प्रोसेस की बात करते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे जो WBC है वो ब्लड वेसल से कैसे लीक आउट होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम बता दें क्या होता है कि ल्यूकोसाइट, इस प्रोसेस को बोलते हैं ल्यूकोसाइट मेडिएटेड एंडोथीलियल डैमेज, ठीक है, ये D लिखेंगे यहाँ पे हम, ल्यूकोसाइट मेडिएटेड एंडोथीलियल डैमेज, ठीक है, ल्यूकोसाइट मेडिएटेड एंडोथीलियल डैमेज। इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये इस पे एंडोथीलियल सेल्स है, ये एंडोथीलियल सेल्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये WBC है। अब क्या होता है कि WBC जैसे ही यहाँ पे आके स्टिक होता है एंडोथीलियम सेल्स पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे WBC टच टू एंडोथीलियल सेल्स। जैसे ही टच होता है तो WBC क्या होता है, एक्टिवेट, WBC एक्टिवेट, ये WBC एक्टिवेट हो गया। अब WBC एक्टिवेटेड WBC रिलीज कुछ एंजाइम रिलीज करता है, कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या रिलीज करता है, रिलीज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और क्या रिलीज करेगा, एंड टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है। जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और टॉक्सिक ऑक्सीजन है ये क्या करता है, डैमेज टू एंडोथीलियल सेल्स। यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो WBC है दोस्तों, ये जैसे ही एंडोथीलियम सेल से टच करता है तो ये WBC क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक्टिवेटेड WBC रिलीज करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या फिर कुछ टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीसीज, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम डैमेज करता है एंडोथीलियल सेल्स को, और ये जैसे ही डैमेज हुआ एंडोथीलियल सेल्स तो यहाँ से WBC क्या होता है,
लीक आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस था जिसके थ्रू ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे यानी कि अल्टर्ड वेस्कुलर फिनोमिनन, यानी कि अल्टर्ड वेस्कुलर फिनोमिनन की वजह से ही क्या होता है, या फिर अल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी के वजह से यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है उसका फ्लूइड है वो कहाँ आता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डाल रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्टर्ड वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी। ठीक है, अल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी जिसके वजह से जो फ्लूइड होता है जो इन्फ्लामेशन के साइड पे हमको मिलता है, तो वो यहाँ पे तो हम आपको बता दें कि डब्ल्यूबीसी कैसे आता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के साथ साथ बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स और भी कुछ यहाँ पे लिम्फ वगैरह ब्लड से मूव करके, मतलब ऊज आउट करके, मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकल के वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आते हैं इन्फेक्शन के साइड पे। तो वो हमको मतलब वो कैसे आता है, उसका प्रोसेस क्या है, तो इसमें होता क्या है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझने लायक है। ये है दोस्तों ब्लड वेसल्स, क्या है ये, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है। तो इस ब्लड के वजह से, इस ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड की वजह से इस वेस्कुलर में, इस वेसल्स में एक प्रेशर बनता है जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और इसी ब्लड की वजह से जो ब्लड में कंसंट्रेशन है, ब्लड में क्या है, कंसंट्रेशन है, ब्लड में सॉल्यूट है, ब्लड में क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो इसके वजह से यहाँ पे बनता है एक प्रेशर जिसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जिसको हम लिखेंगे IVCP, इंट्रावेस्कुलर, सॉरी IVOP, इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, IVOP। ये कहाँ पे है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ब्लड वेसल्स के अंदर दो प्रेशर बना, कौन कौन सा, पहला इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, IVOP। ठीक है, अब आ जाइए बाहर। तो ब्लड वेसल्स के बाहर क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या पहले से प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि क्या होता है, लिम्फ, जो कि क्या होता है, लिम्फ। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जो लिम्फ प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो वहां पे भी तो कुछ ना कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कोई प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो उस प्रेशर को बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और दूसरा इंटरस्टिशियल स्पेस में जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दो प्रेशर हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, एक हुआ इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा हो गया इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लिखेंगे IOP। ठीक है, क्या लिखेंगे, IOP। अब देखिए क्या होता है, आखिर ये जो ब्लड फ्लूइड है या फिर जो भी प्लाज्मा प्रोटीन है ब्लड के अंदर, वो इन्फ्लामेशन के साइड पे कैसे लीक आउट होके बाहर निकलता है। तो इस प्रेशर में कहीं पे भी चेंज आ जाए, ठीक है, कहीं पे भी अल्टरेशन आ जाए, तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लूइड है या फिर जो प्लाज्मा फ्लूइड है, प्लाज्मा प्रोटीन है, वो लीक आउट होके बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सुडेट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सुडेट। तो कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हुआ है
और वहां के फ्लूइड, वहां पे क्या होता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एक्सुडेट। और उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सुडेट बोलते हैं। तो ये जो फ्लूइड जो लीक आउट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सुडेट। ठीक है, एक्सुडेट। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, ये जो ब्लड के अंदर फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा, लीक आउट हो, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए और इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सुडेट जो भी मतलब फ्लूइड है वेसल्स के अंदर वो लीक आउट होके इन्फ्लामेशन साइड पे आ सकता है। दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि जो इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, सॉल्यूट की वजह से, ब्लड के सॉल्यूट की वजह से जो इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर है ये लग रहा है, ये क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। क्या हो जाए, डिक्रीज। और इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए। क्यों, कैसे इंक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू सॉल्यूट, यानी कि जो लिम्फ है इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, लिम्फ। तो लिम्फ का मान लीजिए कि लिम्फ का, ये लिम्फ है, ठीक है, तो लिम्फ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, लिम्फ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। तो लिम्फ का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया यानी क्या हुआ, इंटरस्टिशियल स्पेस का इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए, और अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ब्लड वेसल्स के अंदर का वो डिक्रीज हो गया, तो इसको मैनेज करने के लिए जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड है तो वो लीक आउट होके बाहर आ जाता है, जिसको हम एक्सुडेट बोलते हैं। तो दोनों प्रोसेस आप समझ गए। पहला प्रोसेस में क्या होगा कि इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए और इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए। तो ये है पहला फेनोमेनन। ठीक है, ये है इसको हम फर्स्ट फेनोमेनन में। और दूसरा फेनोमेनन क्या है कि इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए और इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, ये है सेकंड फेनोमेनन। ठीक है, ये क्या है, सेकंड। जो ऑस्मोटिक वाला है वो सेकंड फेनोमेनन है और हाइड्रोस्टैटिक वाला है फर्स्ट फेनोमेनन है। तो एक बार फिर से, फर्स्ट फेनोमेनन में क्या हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जबकि अपोजिट होता है ऑस्मोटिक वाले में। ऑस्मोटिक वाले में क्या हो रहा है, इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिम्फ का कंसंट्रेशन बढ़ गया, लिम्फ का कंसंट्रेशन बोलेंगे या फिर लिम्फ का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। और इसके इंक्रीज होने से ब्लड के कुछ जो फ्लूइड है, प्लाज्मा या फिर वाटर, वो निकल के बाहर लीक आउट होके वो इन्फ्लामेटरी साइट पे आएंगे और वहां पे एक्यूमुलेशन होंगे, जिसको एक्यूमुलेट होकर जिसको हम एक्सुडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो इन्फ्लामेशन के जगह पे जो हमको लिक्विड मिलता है, ठीक है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट। तो इस एक्सुडेट पे स्टार लगा लीजिए। ठीक है, यानी कि एक्सुडेट जो होता है, ऊज आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम सेलुलर इवेंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।